जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हिंदी में न्यूटन के गति के नियम बोलते हैं। तो न्यूटन साहब जो थे वो फिजिक्स जो है हमारा भौतिक विज्ञान है उसके समझ लो जनक ही कहे जाते हैं, फादर्स ऑफ फिजिक्स एक तरह से बोल सकते हैं। तो उन्होंने ही बहुत सारे लॉ दिए थे। उसी लॉ में इन्होंने गति के नियम दिए और गति के नियम को 3 नियम दिए इन्होंने गति में, और तीनों नियम को उस फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मतलब गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जैसा कि हमने बोर्ड में लिख दिया है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम क्या है, तो ध्यान दीजिए। जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि फिजिक्स जो है वो फील करने वाली चीज है। जब तक आप माइंडली उसका पिक्चर नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो फील नहीं होगी। और वो काम मेरा है कि आपको वो पिक्चर, आपके दिमाग में वो सीन चले कि हो क्या रहा है। बस हमको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे ही समझने लगेंगे वैसे फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आज की हमारी टॉपिक्स है और इसको हम बहुत आसानी से क्लियर करते जा रहे हैं। और हमने कोशिश किया है कि जितने भी सारे एग्जाम में ये टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस बोर्ड पे जो लिखा है उसी से आपको क्लियर हो जाए कि वो है क्या। ठीक, तो आते हैं, देर करते न हुए हम आते हैं फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम, इस नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब जड़ता। जब भी कोई इंसान बोलता है किसी इंसान के बारे में कि ये बहुत जड़ आदमी है, तो जड़ का मतलब होता है कि वो जिस बात पे टिक जाता है, जो उसके दिमाग में घुस जाता है, उससे वो हटता नहीं। आप कितना भी समझा दें, वो जड़ का मतलब होता है वो समझेगा नहीं। जड़ का मतलब वही होता है। तो जड़ता, जैसे जड़ जो हमारा क्या होता है, ट्री होता है, पौधा होता है, उसमें भी जड़ होती है, वो फिक्स होती है, वो हटती नहीं। तो उसी के नाम से ये जड़त्व बना। और ये इनर्शिया, इनर्शिया हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं। तो जड़त्व का नियम, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया में समझिए, जब भी कोई भी बॉडी किसी भी स्थिति में हो और उसको हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो बॉडी मतलब पिंड, कोई भी वस्तु, जब भी कोई वस्तु को हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो वो अपने डिस्टर्बेंस का मतलब स्थिति का विरोध करती है। जैसे इतना बड़ा सा पत्थर, ये पत्थर है कोई, यहां मान लो हम इतने समझा रहे हैं, इतना बड़ा सा ये पत्थर है और इसको हम हटाना चाहते हैं, तो ये पत्थर चाहता है कि हम वहीं रहें। तो उसको क्या करते हैं, हम हटाने के लिए फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं हम यहीं रहेंगे। तो वो अपने विरोध में उल्टा फोर्स लगाता है, कहता है नहीं हम यहीं रहेंगे, और हम कहते हैं नहीं तुम वहां से हटो। तो उसमें जड़ता है, वो चाहता है कि हम स्थिर रहें। तो बिना बल लगाए जड़ता खत्म नहीं होती। जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु वहीं रहेगी। आप 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, देखेंगे पत्थर वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे ही उल्टा हम कह दें, जब भी कोई बॉडी गति में हो मतलब मोशन में हो, तो वो क्या करती है, वो चाहती है कि हम मोशन में ही रहें। मोशन में ही रहें तो उसके चाहने से क्या होगा, मोशन में रहे कि ना रहे। हाँ, चाहने से नहीं, अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो वो बॉडी हमेशा मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। जैसे हम स्पेस के बाहर निकल जाएं, ठीक, जब स्पेस में कोई यान जाता है, कोई भी यान जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो ग्रेविटी से बाहर जाता है, जिस फोर्स से वो बाहर निकल गया, जिस फोर्स से वो ग्रेविटी के बाहर निकल गया मतलब जिस मोशन से, अब उसके बाद उसका फ्यूल वाल दुनिया भर की चीजें तेल वोल बंद कर देते हैं। मान लो 100 किलोमीटर पर घंटे के बाहर स्पेस में चल रहा है, तो इसमें स्पेस में कुछ है ही नहीं, ना तो ग्रेविटी है ना तो एयर है, मतलब किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, कोई बल नहीं लग रहा है उस बॉडी पे। तो वो बॉडी जिस मोशन में है उसी मोशन में उतनी ही गति में वो आगे बढ़ेगी, जब तक कोई बाह्य बल काम ना करे। ये बात ध्यान रखिए। ठीक,
तो जड़त्व के नियम के बारे में हमने काफी बता दिया कि स्थिर है, अगर बॉडी स्थिर है तो वो क्या चाहेगी, स्थिर ही रहना चाहती है। ठीक है, हम स्थिर हैं तो स्थिर ही रहना चाहते हैं, और गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहना चाहती है, और गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है। ये किसमें आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और जब तक बाह्य बल कार्य न करे उस पे, अगर बाह्य बल लग गया तो उसकी स्थिति डिस्टरबेंस हो जाएगी। ठीक, तो जड़त्व कितने टाइप का था, 2 टाइप का, और दोनों टाइप हमने डिस्क्राइब किया है बहुत प्यार से। गति का जड़त्व मतलब अगर वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है, और दूसरा होता है विराम का विराम का जड़त्व, मतलब अगर एक बॉडी स्टैटिक है मतलब स्थिर है तो वो क्या है, स्थिर ही रहना चाहती है। और इसका एक फार्मूला था, I = mr², मास और रेडियस पे बॉडी के डिपेंड करता है जड़त्व। तो गति में रहना चाहती है, और विराम में विराम में। और ध्यान दीजिए, जो गति का जड़त्व है सेम बॉडी के लिए, गति का जड़त्व हमेशा विराम की जड़त्व से अधिक होता है। यहाँ देखो हमने ये लगाया, ठीक। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, गति का प्रथम नियम न्यूटन का जो है, वो बल की परिभाषा डिफाइन कर देता है। ठीक, कि किसी भी बॉडी पे कितना बल काम कर रही है। चलो, और हाँ ध्यान दीजिए, किसमें जब एग्जाम्पल, कभी कभी एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस नियम के तहत हुआ। तो जड़ता के नियम की बहुत सारे एग्जाम्पल है दैनिक हमारे जीवन में, उन्हीं एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल दे देता है। और आप लोग जब समझे रहेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल दे, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल दे, अगर आप समझे हैं नियम को तो आप एग्जाम्पल बता देंगे। तो पहला एग्जाम्पल है बस में यात्रा करना। तो बस में यात्रा करने पर जब बस खड़ी रहती है और ड्राइवर क्या करता है, एक्सीलेटर पे पैर रखता है और मूव करती है, तो हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक, हम जब बैठे रहते हैं, सीधे बैठे हैं, और बस आगे मूव की, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे सीधे बैठे रहें, लेकिन बस आगे मूव करती है। तो बस जब आगे निकल जाती है, बस का पोर्शन आगे निकल गया, ध्यान दीजिए, बस का पोर्शन आगे निकल गया, बस आगे निकल गई, हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारी बॉडी कहेगी कि हम यहीं रहना चाहें, और बस का ये भाग यहाँ चला है, तो बॉडी आगे चाहेगी कि हम यहीं रहना चाहेंगे, लेकिन हम बॉडी से बस में जुड़े हैं, तो हम इधर आएंगे, तो हमारा क्या होगा, बॉडी पोर्शन पीछे जाएगा जब बस स्टार्ट होती है। और हाँ, जब बस मूव कर रही है, यात्रा में 2 बातें होती हैं, बस जब चल रही है और जब बस स्थिर है जब चलती है तो बॉडी पीछे मूव करती है, क्योंकि बॉडी चाहती कि हम वहीं रहें, लेकिन बस कहती नहीं चलो तुम, तो बॉडी पीछे जाती, भाई अपने पोजीशन पे ही रहना चाहती, लेकिन तुम आगे चले जाते हो, तो आप पीछे गिरते हैं, बस चलती है। और जब बस चलती हुई रहती है और अचानक ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक मार दिया, तो होता क्या, अगर भीड़ में बैठे तो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब बस आगे जा रही थी और रुक गई, हमारी बॉडी भी बस के साथ आगे मूव कर रही थी, हमारी बॉडी मूवमेंट में है, बस रुक गई। तो नीचे वाला पोर्शन, पैर जो है, जब पैर है, अब बैठे हैं कैसे भी बस से जुड़े हैं, तो बॉडी रुक गई, और जो ऊपर वाली बॉडी है वो मूवमेंट में है, तो क्या करती है, बस के साथ आगे बढ़ा, बस रुक गई और आप चाहते हैं कि आगे ही जाएं, तो बस जब खड़ी हो गई तो आप आगे गिरते हैं दूसरे, जब बस मूव कर रही तो अगर ब्रेक मारते हैं तो आप आगे गिरते हैं, तो बस खड़ी है और चलती है तो आप पीछे गिरते हैं। ये जड़त्व का ही नियम है। जैसे दरी है, दरी मतलब कोई चद्दर उद्दर है और उसमें धूल ढेर सारा भरा है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, रस्सी टांगती हैं और उसको क्या करती हैं, डंडे से खूब पिटाई करती हैं। और जब उसकी पिटाई होती है तो होता क्या है कि जब पिटाई होती है तो जो दरी है वो क्या करती है, अंदर दबती है, और धूल कर क्या है, वो क्या करता है, चाहता है कि हम यहीं चिपके रहें, और ये अंदर दब गई दरी, और धूल वहीं है, तो धूल क्या करता है, फ्री हो जाता है दरी से। डंडे से पीटा, दरी अंदर चली गई, धूल वहीं रहना चाहता है, तो धूल अलग हो जाता है, दरी से अलग हो जाता है, तो एयर कांटेक्ट में आके वो क्या करता है, उड़ने लगता है, मतलब धूल निकल जाता है। ये दरी वाला हो गया एग्जाम्पल। कांच की गोली से छेद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कांच पे क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो क्या करते हैं, पत्थर मार देते हैं तो कांच टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। लेकिन जब वही गोली जाती है बहुत हाई स्पीड में, तो क्या करता है, कांच का जितने पोर्शन में गोली लगती है वो चाहता है स्थिर रहे,
और लेकिन गोली लगने के बाद वो कांच से निकल जाता है, बाकी जो पार्ट है वो स्थिर रहता है, क्योंकि गोली जहां लगती है वो वाला पार्ट कांच के साथ निकल जाता है, वो मूव कर जाता है, लेकिन बाकी पार्ट मूव नहीं कर पाता। अगर पत्थर मारते हैं, मतलब हम फोर्स कम देते हैं तो निखर जाता है पूरा कांच, पूरे कांच पे फैल जाता है उसका फोर्स। लेकिन गोली का क्या है, वो उतने पोर्शन को निकाल के अपने साथ मूव करा लेते हैं, बाकी चीज स्थिर रहती है। तो ये होता है कांच। जैसे पेड़ है, पेड़ में फल लगे हैं, आम का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, जामुन का पेड़ गांव में होता है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे चढ़ के उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। तो हिलाते हैं, जैसे फल यहाँ है और हमने हिला दिया डाली को, फल चाहेगा तो हम यहीं रहेंगे, डाली की अगर आगे निकल गई, अगर मजबूत से जुड़ा है तो क्या करता है कि फल मजबूती से जुड़ा है तो फल चाहेगा कि उसी के साथ रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कमजोर हुआ तो ये डाली आगे निकल के फल यहीं रह गया, तो फल टूट के जमीन गिर जाता है। तो आप लोग हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ आ रहा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब जड़त्व का नियम। ठीक, अब आगे आते हैं, ये हो गया फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ के बारे में काफी चीजें हमने बता दिया। अब इस चीज से कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, सेकेंड लॉ में ये बल का सूत्र बताता है, इधर बल की परिभाषा आया, मतलब फोर्स का डिफिनीशन बता दिया। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ फार्मूला बताएगा। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन साहब ने कहा कि सेकेंड जो लॉ है बल का, सॉरी गति का, तो सेकेंड लॉ क्या है, जो द्वितीय नियम है गति का, उसमें कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब हिंदी में समझिए कि जो बल है, वो बल जो है वो क्या करता है, समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के। ठीक, तो वही लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब बल संवेग परिवर्तन की दर को के समानुपाती। संवेग क्या होता है, संवेग मतलब किसी बॉडी में मास हो और वेग हो, ध्यान से समझिए, किसी बॉडी में क्या हो, मास हो और उसमें क्या हो, वेग हो। मास मतलब यम द्रव्यमान हो, और वेग मतलब यम और वी, मास और वेग का गुणनफल। तो संवेग जो होता है वो मास, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। वो क्या होता है, वो होता है मोमेंटम संवेग। ठीक, तो इसकी दर मतलब समय से बाद, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये देखो हमारे पास एक बॉडी है यम द्रव्यमान की, और ये यू वेग से पहले चल रही थी। उसके बाद कुछ देर बाद देखते हैं कि हम ये बॉडी, इस पे फोर्स हमने लगा दिया, या जो बल लगाया, तो हमारा वेलोसिटी, वो बॉडी तो वही है, वेलोसिटी क्या हो गया, बदल गया, यू से वी हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। किसमें, ये प्रारंभिक वेग थे, प्रारंभिक वेग, और ये बाद में अंतिम वेग। ठीक, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन जो आपको जनरल साइंस में आएगा, सिंपल सी बातें वही सिखा रहे हैं, और हम जहां तक सिखा रहे हैं किसी भी कोचिंग से कंपेयर कर लीजिएगा, उतना अच्छे से समझाया ही नहीं होगा। ठीक, वो फ्री यूट्यूब में तो खास करके। चलिए, तो ये देखिए हमारे पास यम द्रव्यमान की बॉडी थी, हमने इस पे फोर्स लगाया, तो यू वेलोसिटी पहले थी, फिर बाद में फोर्स लगाने पर वी वेलोसिटी हो गया, और बॉडी यम द्रव्यमान की थी, हमें थी। तो इसमें कितना बल लगा, यही बोला गया कि भैया अगर हम कोई बॉडी है और उसमें फोर्स लगा दिए, तो वो क्या हुआ, इसके समानुपाती होगा, उसके मोमेंटम में जो चेंज हुआ, एक समय में लगाया हमने, टी समय तक मान लो बल लगाया, तो उसके संवेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे किसी भी बॉडी पे आप कभी ऐसे मार दीजिए या ऐसे मारिए, मारे उतने फोर्स से, ऐसे जल्दी से मार दिए तो कम समय लगा, और देर तक ऐसे हल्का से ठोंकते हुए कुछ देर ज्यादा समय लगा, तो समय का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो यह पर लिखा है, हमने क्या लिखा है, ये मोमेंटम है पहले, सॉरी ये बाद का, ये पहले का, तो बाद वाले पहले घटा के फिर समय से भाग दिया है, तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट मतलब समय, और चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम वी माइनस एम यू। ठीक, सिंपल सी बात लिखी है, पहले मोमेंटम ये था, बाद में हुआ, इतने समय में मोमेंटम बदला। ठीक, तो ये देखो वही
यम हमने कॉमन ले लिया, v और u, ये देखो v इसका u इसका यहाँ रख दिया, t बाकी वही नीचे ही था। ठीक, ये देखो ये यम बाहर आ गया और यहाँ फिर फोर्स है। ये क्या है, ये देखो हमने एक्सीलरेशन पढ़ाया था, त्वरण जिसको बोलते हैं। ये क्या है, त्वरण। हमने त्वरण पढ़ाया था, त्वरण बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये वही है। तो ये इसकी जगह हमने क्या लिख सकते हैं, ए। तो ये ए हमने लिख दिया। और ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक आता है के, और के का मान जब एक रखे थे या बराबर है यमे, ये सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये फोर्स का फार्मूला होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, ये बल का परिभाषा फार्मूला आ जाता है। और बल का एसआई यूनिट किलोग्राम, इसकी किलोग्राम, और ये इसका एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है, यही हुआ। और इसको न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन साहब ने ही ये ला दिया था, इन्हीं के सम्मान में इसके यूनिट का नाम रख दिया। ठीक, बहुत महान आदमी थे। सीजीएस में इसको डाइन बोलते हैं, और इसका ग्राम सेमी स्क्वायर पावर -2 है, सॉरी, बोलते हैं। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन। ये यूनिट चेंज करेंगे, हम वीडियो डाले हैं, और उस वीडियो को आप देख लेंगे तो यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है आप समझ जाएंगे। ठीक, 10 पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। और इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, जो बल है, बल हमारे जैसे बल मतलब चोट, बल ज्यादा कब रहेगा, जब समय कम होगा। अब बल कम कब होगा, जब समय, ये बात समझने वाली है, लोगों को ना समझ में आ रही हो तो समझ लो कि बल ज्यादा, मतलब हमको बल ज्यादा कब फील होगा, जब समय कम लगेगा। कोई चीज झटके में लग जाए वो ज्यादा चोट देती है, कोई चीज धीरे धीरे लगे वो कम चोट देती है। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्यों है, ये फार्मूले से, क्योंकि टी जो है नीचे है, और जब नीचे कम रहेगा तो ये पूरी वैल्यू अगर टी का मान कम रहेगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ ज्यादा आएगी, अगर टी का मान ज्यादा रहेगा तो ये पूरी वैल्यू कम आएगी। ठीक, तो होता क्या, एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल 1-2 बता दे रहे हैं, समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। जैसे कोई बॉल हवा में आ रही है, हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल कैच करते हैं, या कोई भी चीज कैच कर रहे हैं हवा से नीचे, तो इसमें क्या होता है, कैच करते समय कुछ लोग ऐसे ही सीधे कैच कर लेते हैं, तो बॉल इंपैक्ट होती है, हमको चोट बहुत ज्यादा लगती है। कुछ लोग क्या होता है कि बॉल आती है तो बॉल को कैच करते हुए हाथ को पीछे खींचते हैं, तो मतलब उसमें क्या हुआ, उसका वेग तो भाई हम 0 कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, मोमेंटम, मास है, वेग है, मोमेंटम है उसमें, तो मोमेंटम का टाइम जो है हम चेंज का टाइम बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देते हैं तो हमारे हाथ में बॉल का झटका कम लगता है, मतलब टाइम ज्यादा लगा, मतलब ज्यादा समय तक वो हम रोकने में लगे, वहीं रोक ले डायरेक्ट तो हमको चोट ज्यादा लगेगी। अब बॉल को क्या किया, हमने क्या किया, कुछ देर तक टाइम दिया, और जब टाइम बढ़ गया तो हमें चोट कम लगी, मतलब फोर्स का इफेक्ट कम पड़ा। तो यही बताता है ये गेंद को कैच करना। गद्दा और फर्श, जैसे कोई चीज हम गद्दे पर छत से कूद रहे हैं, इतना मोटा सा गद्दा, जैसे जिम्नास्टिक वाले होते हैं लेके बड़ा सा डंडा फ्लेक्सिबल वाला, और उछल जाते हैं, फिर वो गिरते हैं तो कहाँ गद्दा नीचे लगा होता है तो चोट नहीं लगती। चोट न लगने का कारण क्या है कि जब वो गद्दे पर, गद्दा और फर्श में गिरने पे अंतर क्या होगा, फर्श में गिरे तो चट्ट से एकदम हड्डी टूट जाएगी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लगेगा, क्योंकि वो फोर्स है, तुरंत जैसे ही गिरेंगे बहुत कम समय में वो बॉडी में तुरंत उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन गद्दे में क्या है, जैसे गिरेंगे तो इतना मोटा गद्दा है, इतना मोटा मान लो, तो यहाँ गिरे तो गद्दा क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ देर तक वो मोमेंटम को कम करता है, डायरेक्ट मोमेंटम उसका कम नहीं हो जाता, कुछ देर लगता है। जैसे टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स हमारे बॉडी में चोट कम आएगी। तो इसीलिए ये ऐसे होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का इफेक्ट फोर्स ही बताता है। तो मतलब वो मोमेंटम का दर अगर कम हो गया, भाई ज्यादा समय लग गया, समय ज्यादा लग गया, तो फोर्स
कम लगेगा, और समय कम ही में अगर सीधे गिर के फर्श पे डायरेक्ट हमारा वेलोसिटी बॉडी कूदे तुरंत हमारा जीरो पे आ गए तो हमें बहुत तेज चोट लगेगी, हड्डी तक टूट जाएगी। तो यही कारण है। और इधर तो ये फार्मूला क्या देता है, सॉरी ये नियम देता है, फार्मूला देता है बल का, और बाकी इसमें हम फोर्स पाते हैं। इस नियम के तहत हमें बल का पूरा ज्ञान होता है। और बल के आगे हम निकलते हैं कि बल देख लिए, तो फिर आते हैं तृतीय नियम पे। तृतीय यहाँ गलत दिखा है हिंदी में, ठीक, अब सही हो गया। तृतीय नियम, थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। हम जितना एक्शन करेंगे उसी के प्रति हमको रिएक्शन मिलेगा, भले वो कमजोर हो। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को धक्का मारे तो हमें वो रिएक्शन देगा, तो हमें धक्के की कितना जरूरत होगी, जिसमें उसके पास ताकत होगी। अगर उसके पास ताकत हमारे से कम है तो उतना ही विरोध करेगा, हम भी उतना ही फोर्स लगा के उसको धक्का दे देंगे। अगर हमसे बड़ा आदमी, हैवी आदमी आगे खली जैसे, और हम उसको धक्का दे रहे हैं, पूरी औकात में धक्का देंगे, और उस खली जैसे आदमी को केवल उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना हमारे पास ताकत है, क्योंकि उसके पास ताकत ज्यादा है, लेकिन हमें रोकने के लिए कितना ताकत चाहिए, जितना हमारे पास है। एक्शन रिएक्शन वही होता है, जितना एक्शन दोगे उतना ही वो रिएक्शन देगा। अगर कमजोर है तो कम रिएक्शन देगा, तो आप कम एक्शन दोगे। अगर आपसे मजबूत है तो वो आपके बराबर रिएक्शन देगा जितना आपकी ताकत है। आप पूरी ताकत झोंक देंगे, वो उसके पास ज्यादा ताकत है आपके ताकत से, तो जितनी ताकत झोंकेंगे बस उतना ही वो देगा, तो उतना ही रिएक्शन मिलेगा। तो जितना एक्शन इज इक्वल रिएक्शन, ठीक, किसी भी एक्शन के प्रति उसका रिएक्शन क्या होता है, उतना ही होता है जितना वो एक्शन होता है। तो क्रिया जितनी होती है उतनी ही प्रतिक्रिया होती है, सॉरी, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। और ये दोनों काम दो अलग अलग बॉडी पे होती है, एक ही बॉडी में क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ नहीं हो सकती। जैसे हम बॉल गिरी जमीन पे, तो जमीन को उतना चोट मिली जितना बॉल के पास ताकत थी, जितनी फोर्स थी। तो बॉल अलग चीज हो गई, जमीन है वो ग्राउंड अलग हो गया, दोनों बॉडी अलग हो गई। हमको कोई थप्पड़ मारा या हाथ से मारा तो उसका हाथ अलग हो गया, हमारा गाल अलग हो गया, तो दो बॉडी अलग हो गई। जितना हाथ गाल में कहते नहीं कि थप्पड़ मारेंगे तो हाथ ही मेरा दर्द करेगा, सही बात है। आप जितना यहाँ थप्पड़ मारेंगे उतना ही उसके हाथ में भी रिएक्शन होगा, लेकिन हाथ की चमड़ी मजबूत होती है, कमजोर होती है, इसलिए थप्पड़ पांचों के लिए छपती है, ठीक। तो आइए आसान सी भाषा में समझिए कि क्रिया के प्रति बराबर प्रतिक्रिया होती है, और ये दोनों बल जोड़े में आते हैं, मतलब जो क्रिया होगी वो प्रतिक्रिया होगी। बल कभी अकेला नहीं आता, किसी के विरोध में ही आएगा। बल कहीं भी लगाना होगा, किसी पे बॉडी पे ही लगाना होगा, जो लगाएगा वो अलग होगा, जो लगवाने वाला होगा अलग होगा। तो बल हमेशा जोड़े में आता है, ये बात ध्यान रखिए, अकेले बल कहीं नहीं आता, ठीक। तो बल क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक बैलेंस, एक अनबैलेंस। वो कैसे, जब हम बच्चे को धक्का दे रहे थे, अगर बच्चे के बराबर बल हम बराबर लगा दे रहे हैं तो बच्चा खड़ा है, अगर हम उससे ज्यादा बल दे दिए तो बच्चा बेचारा ढकेलता चला जाएगा। तो वो क्या हो गया, हमारे बल का मान ज्यादा हो गया तो बच्चा अनबैलेंस हो गया। बच्चे की ताकत उतना ही है, लेकिन वो हम थोड़ा सा, अब उसकी ताकत से थोड़ा सा उसी बराबर ही है, बस थोड़ा सा ज्यादा है, और बच्चा ढकलने लगा, मतलब वो मूव करने लगा, वो अनबैलेंस फोर्स हो गया, वो मूवमेंट में हो गया। जब अनबैलेंस फोर्स होता है तो बॉडी मूव कराती है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अनबैलेंस फोर्स में बॉडी क्या होती है, मूव करती है, असंतुलित बल। और जब बल संतुलित होता है, इधर का भी बल जितना है उधर का भी बल उतना ही हो, दोनों ताकत बराबर है। जैसे रस्सी खींचा, क्या कहते हैं, रस्सा कस्सी एक गेम होता, तो इधर के लोग भी तो नहीं ताकत लगाए तो दोनों तरफ का बराबर है, दोनों संतुलित हैं, ठीक। अगर इधर का एक तरफ का भी बल ज्यादा हुआ तो उधर खींच जाएगा, जिधर का ज्यादा होगा उधर वो बॉडी चली जाएगी, समझ रहे हैं। उसी का जिधर ताकत ज्यादा होगी बॉडी उधर ही मूव कराती है। तो बल बेसिकली यहाँ एक्शन रिएक्शन के आधार पर दो टाइप का कार्य कर दिया है, बैलेंस अनबैलेंस। और
ये है जो थर्ड लॉ है, बल की प्रतिक्रिया को बताता है कि बल ने कितना प्रतिक्रिया किया। ठीक, जैसे हुआ क्या कि बंदूक हमारे पास थी और गन में हमने क्या किया, गोली को लोड किया और लोड करके फिर हमने क्या किया, फायर किया। अब जैसे ही जब पहले की बंदूक जो आती दो नाल, अब तो काफी ज्यादा मॉडिफाइड हो गई गन्स, पहले जो आती थी बहुत ज्यादा झटका देती थी, तो उनको क्या करते थे लोग, कंधे पे लगाते थे, उसके बाद निशाना साधते थे। और निशाना इसलिए कंधे पे लगाते थे, और कहीं लगाएंगे बंदूक छिटक जाएगी, निशाना गड़बड़ हो जाएगा। फोर्सफुली वो क्या करते, जैसे फायर होता है वो क्या करती है, गोली आगे फेंकती है और बंदूक उसी गोली को आगे फेंकने के रिएक्शन में उतने पीछे झटका मारती है। जब पीछे झटका मारती है तो कंधे पर झटका लगता है और कंधा इतना मजबूत होता है, कंधा मजबूत चीज है, इसीलिए तो यहाँ लगा के फायर किया जाता है। तो पहले के जो सेना वाले थे, आर्मी वाले थे, वो क्या करते थे, यहाँ कंधे सहारा देके फायर करते थे और कंधा मजबूत होता है इसलिए वो उस झटके को सह लेता है। और कहीं करके फायर करेंगे तो वो जो एम है, जो निशाना है, वो चूक जाएगा, क्योंकि फायर करते ही तुरंत गोली बाहर नहीं आती, कुछ देर कुछ सेकंड लगता है, नली को पास करती है, उस मोमेंट में मिस हो जाएगा उसका एम, इसीलिए वो कंधे का सहारा लेते हैं। नाव में से कूदना, जैसे नाव है और हम क्या कर रहे हैं, कभी आप लोग चढ़े होंगे, जो वो देखे होंगे, जो नहीं चढ़े हो फील कर लीजिए कि नाव जैसे है, ये नाव आई किनारे पानी में तैर रही है और हम यहाँ खड़े होकर जंप कर गए जहां पानी नहीं है कि अब हमको उतरना है। अब जंप करेंगे तो ये जब जंप करेंगे तो फोर्स से, सॉरी पैर से अपने हम फोर्स लगाएंगे तो नाव पीछे आ जाएगी और हम आगे जंप कर जाएंगे। तो नाव से कूदना ये एक एग्जाम्पल हो गया एक्शन रिएक्शन के। रॉकेट उड़ता है, रॉकेट देखेंगे आप लोग आसमान में, पीछे धुआं छोड़ता है, आगे वो मूव करता रहता है। कभी कभी देखे होंगे धुएं का रास्ता आसमान में बन गया कि ये क्या बन रहा है, वो रॉकेट है, सफेद सफेद धुआं। तो वो क्या करता है, वो धुआं जो पीछे उसका फ्यूल जल रहा है, उसका पीछे एग्जॉस्ट कर रहा है, उस एग्जॉस्ट के झटके से वो आगे भाग रहा है। वो एग्जॉस्ट करता है और ये एग्जॉस्ट में पीछे वो निकलता है, जैसे ही फ्यूल का गैस, तो वो आगे मूव करता है, तो उसका एक्शन पीछे होता है, सॉरी हाँ, एक्शन आगे होता है, आगे मूव करने के लिए रिएक्शन पीछे से मिलता है उसको। तो क्या करती है, पीछे गैस जब निकलती है तो आगे वो झटका देके बाहर में जाती है। पानी में तैरना, पानी में तैरना भी एक्शन रिएक्शन। जैसे हम क्या करते हैं, तैरते समय हाथ पैर मारते हैं, तो क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, पानी को हम नीचे दबाते हैं और पानी हमको ऊपर फेंकता है। पानी हम जब नीचे दबाते हैं तो पानी हम ऊपर फेंकता है, तो हम पानी में क्या करते हैं, तैर पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया पानी में तैरना। तो हमको लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, न्यूटन के तीनों लॉ, और हम कोशिश किए हैं कि पूरा समझाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, और हम काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे अगर आपका प्यार ऐसे मिलता रहेगा। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।